सारे निकल जाते। सही कह रहे हैं आप, अक्सर देखा जाता है। मैंने देखा है सुमेरा, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहूंगा, मैं जितना सपोर्टिव अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, अपने सर्कल में हूँ, अल्लाह ने मुझे उतना नवाजा। ये फलसफा ही गलत है कि आप कुर्बानी देते हैं आपको अजर नहीं मिलता। आपको अल्लाह उतना नवाजता है, ये हो नहीं सकता कि वो बांट रहा है और अल्लाह उसको देना। बिल्कुल सही, बड़ी जबरदस्त एक एग्जांपल है कि शाह साहब ने बड़ी सही बात की है। बहुत सारी फैमिलीज में हम देखते हैं कि जो बड़ा भाई या बड़ी बहन होती है वो अक्सर कुर्बानी देते हैं कि जी इन्होंने ही हमें पढ़ाया, बड़ा है, इसी ने हमें पढ़ाना है, इसी ने हमें सपोर्ट करना है, और वो खुद बेचारे जो है वो कहते हैं ना वो दीवार से लग के रह जाते हैं। बड़ा मजा आ रहा है, बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। मुझे तो खुद जाहिर है एक जो के कुछ उतार चढ़ाव पे हमने बात की है, और अब हम उनकी जिंदगी के उस हिस्से के बारे में बात करेंगे जो कहते हैं ना कि इंसान की जिंदगी में रंग भर देता है, आपकी जिंदगी में एक बिल्कुल ही एक चेंज आ जाता है, एक तब्दीली आ जाती है। उस तब्दीली की बात करते हैं। शाह साहब, शादी किस एज में हुई आप? शादी मेरी 24 साल की उम्र में होगी। अच्छा। और कह लीजिए कि क्योंकि बच्चों में बड़ा बच्चा था, मेरे वालिदैन बड़े खुशकिस्मत हैं कि मेरा ख्याल 8 साल के दौरानिए में, टोटल 8 साल में हम 6 बहन भाई हैं माशाल्लाह से। हम सब की उन्होंने शादियां कर दी। अच्छा। माशाल्लाह सबके बच्चे हैं। अब मैं उनको देख के रश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको ऐसा ही नसीब दे कि वो अपने बच्चों की खुशियां देखते हैं। मतलब अब देखिए मेरे बच्चे बालिग होने लग पड़े हैं, और जो छोटी पार्टी हैं वो भी साथ कुछड़ भी हैं, पंजाबी में कुछड़ कहते हैं। तो ये अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है कि वो मेरे बुजुर्ग जो हैं, ये उनका एक बड़ा मैच्योर फैसला था। मैं मतलब बड़ा हैरान था कि ये वालिद साहब वालिदा ने कैसे सोचा, एक कम पढ़े लिखे गाँव से, क्लरिकल जॉब्स, थोड़े वसाइल में, तो ये उनका बड़ा विजडमफुल फैसला था कि बड़े राइट टाइम पे अपने बच्चों को एडजस्ट कर देना चाहिए। फिर इश्यूज भी आए, फिर उनको इश्यूज में उन आलनों में सेट करना चाहिए, उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कि अब अगर आप उस आलने को ही आप उंगल मारते रहे, उनको खराब करते रहे, तो अपने बच्चे सेटल नहीं होते। तो मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मेरी वालदा का रोल मेरी फैमिली के साथ, मेरी वालदा का रिलेशन मेरी बीवी के साथ, मेरी वालदा का रिलेशन, यानी जिस तरह मैं रोज सुमेरा अपने माँ बाप के पास जाके बैठता हूँ, मेरे बच्चों की तमन्ना होती है, वो लड़ते हैं कि आप दादों के पास ले जाएं। और वो मुझे कल रात याद आ रहा है कि जब मेरा बड़ा बेटा, तो वो जैसे मैं वो गोद में जाके सर रख के बैठ जाता था, आज वो बैठ जाता है दादों के साथ। तो ये कितनी बड़ी अल्लाह की अनायत और करम होता है। तो शादी जब आपकी हुई तो आप बरसर रोजगार थे, जॉब? मैं जैसा बता चुका कि मैंने 18-19 साल की उम्र से पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाते थे? तो पढ़ाता था, मेरे पास तब तो एक इदारा बन चुका था, एक एकेडमी का फॉर्मेट पे था। और अगर आप परमिशन देंगे आपके इस प्रोग्राम में वो तस्वीरें सारी ऐड करवा दें, ये बड़ी अच्छी एडिशन हो सकती है, पुरानी नई तस्वीरें ऐड हो, जरा मुनफरिद हो जाएगा प्रोग्राम। तो वो कह लीजिए कि वो सारा जो दौर था मेरे पढ़ाने का था, मैं एक प्रिंसिपल की हैसियत से एकेडमी और स्कूल को देख रहा था। आज उसकी एक मॉडर्न शक्ल में बैठे हैं। वो जो इंस्टीट्यूशन था उसकी एक मॉडर्न शक्ल ये है, वो आज भी मौजूद है। आज भी वहाँ 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं और उसको मेरी टीम देख रही है। तकरीबन 70 लोग वहाँ काम करते हैं। मेरी फैमिली के 2 जो मेरे बहन भाई हैं उसको रन कर रहे हैं, छोटी बहन और एक भाई उसको देख रहे हैं। जबरदस्त माशाल्लाह, यानी कि आपने अपने साथ साथ अपने बहन भाई जो थे उनको भी इसमें ऐड किया। मिसेस के बारे में बताइए, फैमिली से हैं, आउट ऑफ फैमिली है, शादी का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको, जिंदगी में चेंज कैसा लगा आपको? अच्छा, थोड़ी सी रंगीनी हमारे साथ डिस्कस कीजिए ना आप। रंगीनी तो शुरू से चल रही है, यानी इस प्रोग्राम में तो नहीं, ये जो कलर्स है ना लाइफ के, जो शादी के बाद आते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। मेरा बस नहीं चाह रहा मैं ढोलकी लाऊं और बजाना शुरू कर दूं। नहीं, ये तो उस वक्त फीलिंग होगी ना, अब तो चेंज होंगी। अच्छा, अब देखिए, अब गुजारिश ऐसे है कि वो सारा जमाना मैं अगर याद करूं तो मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह ने, मैं खानदान का पहला बच्चा था जिसकी शादी खानदान से बाहर हुई। अच्छा। यानी मेरे से पहले मेरे तमाम, क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं, तो मेरे जो चचा हैं, मेरे मतलब ये दादका साइड पे, वो सबकी हम शादियां जो गांव में हुई और फैमिली में हुई, यानी दूर पार में लेकिन रिश्तेदारों में हुई। तो मैं पहला बच्चा था जिसकी शादी लाहौर में हुई और शहर में हुई। उसकी क्या रीजन थी? उसकी वजह ये थी कि एक तो मेरे टाइम पे हम सब ये अंडरस्टैंड कर चुके थे कि अब हम लाहौर के हैं, हमने पीछे नहीं जाना, पीछे कुछ नहीं है, तालीम नहीं है। मतलब ये तो नहीं मैं कह सकता हम नहीं गए, गाहे बगाहे खुशी गमी में गांव जाना पड़ता है। कम से कम मेरी जात तक तो गांव के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, लेकिन मेरी जो आने वाली नस्ल है, मेरे बच्चे, उनका शायद मेरा बेटा जिंदगी में 1 बार गया होगा गाँव, 2 बार गया होगा। उसकी रीजन ये भी है ना कि आपके पेरेंट्स इधर हैं। पेरेंट्स हो सकता है अगर आपके पेरेंट्स उधर होते तो शायद फिर आपकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती। ये डिसाइड कर चुके थे बड़े बुजुर्ग सारे कि अब हम शहर में, तो अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे तो
मैं क्रिटिसाइज नहीं करता कि पीछे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आगे जाने के लिए फिर फैसले भी आगे वाले होने चाहिए, आपको डिसीजन ऐसे करने चाहिए जो आगे वाले वक्त को देख सकें। तो मुझे याद है कि मेरी शादी लाहौर में हो गई, मेरी मिसेस जो है वो उसकी सारी कह लीजिए एजुकेशन और जमपल पंजाबी में कहते हैं वो सारा लाहौर का था। मजे की बात है तो हम इकट्ठे रेडियो कर रहे हैं, मेरा गेस्ट ड्रॉप हो गया तो मैं अपनी मिसेस को मैंने रिक्वेस्ट की कि आप गेस्ट बन जाएं। तो मैंने उसमें अनाउंस नहीं किया कि मेरी मिसेस है, तो मैं उन्हीं का इंटरव्यू ले रहा था। बड़ी पुरानी बात है, मेरा हाल इस बात को 8-10 साल गुजर के। तो मेरी कुछ स्टूडेंट्स थी जो यूनिवर्सिटी पंजाब में पढ़ती थी, अब माशाल्लाह सारी की सारी उसमें से कुछ सिविल सर्वेंट्स बन चुकी हैं और कुछ यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं, एक कॉलेज में पढ़ा रही हैं। तो वो सुन रही थी, यानी वो यूनिवर्सिटी बैठ के रेडियो सुन रही थी, मैं चैम्बर से रेडियो कर रहा था। तो आखिर में हमने बताया कि हम मियाँ बीवी हैं और ये मेरी मिसेस है। तो बाद में उन बच्चियों की कॉल्स आई तो उन्होंने कहा जी सर आपकी शादी शहर में हुई है। तो मैंने कहा आपको कैसे पता? अच्छा। हमने डिस्कस ही नहीं किया। तो उन्होंने कहा जी भाभी का रे अड़ता है ये लोड़ी है। हाँ, सही बात है। तो ये कह लीजिए कि वो एक ऐसा जमाना सारा, और काम से मेरी बड़ी मोहब्बत शुरू से रही है। मुझे आज भी याद है मेरी बेगम शुरू से मुझे से गिला करती रही और कभी है भी कि यार आपकी पहली शादी तो काम से हुई है। मुझे आज भी याद है वो पुराना वक्त के जब वो एक रस्म होती मकलावा जिसको कहते हैं, तो जब वो हमारी गाड़ी कह ले वापस हम आ रहे और घर जाना था, मकलावे से वापस आ रहे तो रास्ते में अकेडमी आ गई। अच्छा। तो मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे यहाँ उतार दे, मेरा लेक्चर है। तो आप सोचे कि कैसा दूल्हा जो अपना सामान समून वो उतार के कुल्ला शेरवानी उतार के वो फौरी तौर पे पढ़ाना शुरू कर दे। ये अल्लाह का शुक्र, कमिटमेंट होती है ना आपकी टुवर्ड्स योर काम। और अच्छा मिसेस ने जैसे आप हम अभी बैठे आपके ऑफिस में डिस्कस कर रहे थे कि माशाल्लाह आपके घर में विजिटर्स बहुत ज्यादा आना जाना, ये तो मिसेस की कोऑपरेशन किस हद तक रही है आपके साथ? हमेशा रही है। मैं सच्ची बात बताऊं, उसकी मैं जो उसकी कुर्बानी है मेरे से शायद ज्यादा। मैं कभी सुमेरा यहाँ ना होता, ये कभी ये कामयाबी ना होती अगर दुआएं हैं माँ बाप की है, गाइडेंस है माँ बाप की है, तरबियत है माँ बाप की है, लेकिन अगर मैं साथ खड़े होके कुर्बानी देने की बात करूं तो बेगम की बड़ा उसने सेक्रीफाइस किया, क्योंकि बच्चे पालने थे, संभालना था, साथ चलना था। फिर मेरी स्पीड बहुत तेज थी। ये मेरे साथ जो बच्चे टीम काम करती है, अब इनका इंटरव्यू ना तो ये तंग आए होते हैं मेरे से कई दफा, यानी इनसे मेरी मोहब्बत भी बड़ी है, मेरे बेटों की तरह छोटे भाइयों की तरह मेरे साथ होते हैं, लेकिन सम टाइम ये मेरी स्पीड को मैच नहीं करते। तो मेरी जिंदगी में मेरा ये मिजाज रहा है कि मैं अपनी खास सर्टन स्पीड को मेंटेन रखा, मैं खुशी में, गम में, बुखार में, चैलेंज में। यानी आपको लग रहा होगा मैं ये पहला इंटरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको ऑफ कैमरा बताया कि मेरा चौथा पांचवा आज के दिन का इंटरव्यू है, क्योंकि आज हमने रखे इंटरव्यूज थे। तो ये अल्लाह का एहसान है कि मेरी एनर्जी, मेरी स्पीड के साथ फिर बच्चों को पालना। फिर हम दोनों ने बड़ा शुरू में डिसाइड कर दिया कि जब तक बच्चे थोड़े से सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते वो प्रोफेशनली ना, ये बड़ा मुश्किल काम था। एक लाइक लड़की जिसका समनाबाद कॉलेज से साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन है, जिसका गोल्ड मेडल है उसमें, उसका टॉप है साइकोलॉजी में, और वो डिसाइड करे कि नहीं मैं कुर्बानी देती हूँ, आप काम करें। तो वो अब इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, सालों में प्लान कर रहे हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में भी कहीं ना कहीं वो मेरे साथ वुमेन विंग को देखें और इन चीज़ों में इन हो जाए। एग्जैक्टली माशाल्लाह आपका अपना इतना अच्छा सर्कल है, कहीं भी उसको हैंडल कर सकती हैं। अच्छा एक बात ये शाह साहब, आपको एक टीचर जो है वो हमेशा एक मोटिवेशनल स्पीकर होता है, आपको मोटिवेट करता है, लेकिन आपको कब लगा कि आपने या आपका फर्स्ट लेक्चर या कोई ऐसी चीज जिससे बिल्कुल ही लाइफ टर्न हो के तो यहाँ पर आ गई, कब आपको ये? अच्छा, ये साथ तैयारी हो रही थी। अच्छा, ये भी एक पूरा एक लेसन है, एक पूरा मैं बोर्ड पे ड्रॉ कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ कि बाज औकात आप एक काम कर रहे होते हैं, वो जो काम कर रहे होते हैं उससे चार चीजें वैसे भी तैयार हो रही होती है, बिल्कुल ऐसा हमें पता नहीं लग रहा होता, पता नहीं चलता। ये कुदरत आपको एक काम करवाते हुए क्या क्या प्रिपरेशन आपसे करवा रही है। मैं मिसाल आपको देता हूँ, बड़ी मजे की मिसाल। मैंने इदारा जब बनाया, अकेडमी और स्कूल, मतलब मैं जब सब खुद करता रहा 6 साल से, तो मैंने उसको टीम मेरी देख रही है, लेकिन मुझे ह्यूमन रिसोर्स के मुख्तलिफ एक्सपीरियंस हुए, हायर के, फायर के, टीम कैसे चलानी है, आपका जो वर्किंग स्टाफ है कैसा होना चाहिए, आप के टी सर्विंग कैसे बच्चे होने चाहिए, आपके गार्ड्स कैसे होने चाहिए, आपके मैनेजर्स कैसे होने चाहिए, ये पूरी टीम की हायरार्कीज मैंने समझी। हालांकि अकेडमी और स्कूल था। अब मजे की बात है कि वहां से मुझे एचआर की समझ आई।
आज मैं जो इदारों में एचआर पॉलिसीज समझाता हूँ और बना के देता हूँ, या मैं एचआर ऑडिट कर देता हूँ, या मैं उनको एडवाइस करता हूँ बड़े बड़े ग्रुप्स को, वो मेरी छोटी सी लेबोरेटरी का तजुर्बा था। अगर मैंने वहां वो तजुर्बा ना किया होता, वहां ना समझा होता, तो मैं कभी भी ये नहीं कर सकता। दूसरी मिसाल लीजिए टीवी, इस वक्त हम टीवी ऑन स्क्रीन है, स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। मैं अगर पढ़ाने की प्रैक्टिस अच्छी ना करता और उसमें वर्सटाइल ना, मैं क्वेश्चंस ना लेता, मैं बड़ा खुशकिस्मत उस्ताद हूँ। मुझे ऐसे शागिर्द मिले जो सवाल करते थे, जो मेरी मत मारते थे, मुझे तैयारी करनी पड़ती थी। आप देखिए मैंने कभी क्वेश्चन को मैंने वो नहीं करवाया कि जी इसको निकाल दे, मैं या इसको होल्ड कर लें, मैं नहीं कभी भी करता। उसकी वजह ये है कि जो मेरा कम से कम मुमकिन नॉलेज है मैं बता दूं, और जो मैं नहीं जानता सुमेरा, बीइंग एक गुड स्पीकर, एक उस्ताद, मैं माजरत कर दूं कि मैं नहीं जानता। तो गुजारिश ये है कि ये सारी प्रैक्टिस थी क्वेश्चन आंसर की, ये क्लासरूम में ना होती तो आज टीवी पे भी नहीं होनी थी। बिल्कुल सही। लिटरेचर से भी आपका खासा लगाव है, किस किस को पढ़ रखा है और पढ़ रहे हैं आजकल? देखिए मैं अगेन गुड लक, मैं गुड लक इसलिए कहता हूँ कि मेरा इसमें कमाल कोई नहीं है। छोटी उम्र से हम किताबें पढ़ने लग पड़े, बड़ी थोड़ी उम्र थी मेरी, मुझे याद है आई वाज वेरी यंग, तो हमारे इलाके में टाउन में एक रुपया लाइब्रेरी थी। अच्छा। अब्बा की उम्र में आना लाइब्रेरी थी, मेरी उम्र में हालात जरा बदल चुके थे, 1 रुपया लाइब्रेरी थी। और वो उस लाइब्रेरी को जो साहब चलाते थे, मुझे आज भी नाम है, मेरे से ज्यादा उम्र बड़ी नहीं उनकी होगी, अली नाम था उनका। तो अली साहब की लाइब्रेरी पे मैं जाता था, मुझे किसी ने ज्वाइन करवा दिया, वो यकमुश्त मैंने 500 रुपया जमा करवाया, उसके बाद 1 रुपया पर डे पे किताब मिल जाती थी, और मैं 1 रुपये पे वो किताब ले आता था। अच्छा, कुछ अरसे के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि अब मैंने 1 रुपया बचाना होता था अपना, हालात अच्छे नहीं थे, तो मैं उस 1 रुपया बचाने के लिए स्पीड से पढ़ लेता था। सही। अच्छा, अल्लाह ने क्या किया, वो 1 रुपया बचाने के चक्कर में मेरी स्पीड रीडिंग कर दी। कहाँ पर लोग किताब खत्म करते हैं बड़ी देर में, मेरी जिंदगी की कई ऐसी किताबें हैं जो सिर्फ लाहौर से कराची की फ्लाइट में मैंने खत्म कर दी, या यूके जाते हुए 8 घंटे की फ्लाइट है, मेरी किताब खत्म हो गई है। उसकी वजह वो स्पीड रीडिंग थी। तो अली साहब ने मुझे एक दिन बुला के कहा कि जी आपको लगता है किताब लेते हैं, पढ़ते नहीं है, क्योंकि एक दिन में वापस आ जाती है। तो मैंने उन्हें कहा जी ये जो मैंने कल किताब ली थी, इसका सफा नंबर ये निकाल लेना, इस पे ये लिखा हुआ है, फिर ये निकालें, इस पे ये लिखा हुआ, इस पे ये लिखा हुआ, इस पे ये लिखा हुआ। उसने सुमेरा मेरी फीस माफ कर दी। वो अगर इसको सुन रहा होगा तो मैं उसको दुआ दूंगा, वो ऐसा मेहरबान था। उसने कहा जी इस लाइब्रेरी से आप कोई भी किताब ले आपको पैसे नहीं देने। फिर ये मेरा ये शौक आने वाले दिनों में बढ़ा, और मेरी जिंदगी का वो एक वाकया बड़ा मशहूर है जिसको मैंने कोट किया। एक दफा वालिद साहब ने मुझे पैसे दिए 1200 रुपया कि जाओ अनारकली से, ईद आने वाली थी तो कपड़े खरीद लो। अब ये वो जमाना है, इसको अगर कोई सुन रहा है तो वो जानता है 250 रुपए की जीन्स की पैंट आ जाती थी, 200-300 रुपए की शर्ट आ जाती थी, और वो बेल्टों की पूरी एक मार्केट है डलहौजी के बाद, वहां से हमको 100 रुपए की बेल्ट खरीद लेते थे। तो मैं को तकरीबन 2 पैंटें 1-2 शर्टें वहां से खरीदने के लिए चला गया। खुदा का करना क्या हुआ, उन्हीं डेज में मैं इंस्पायर्ड था वासिफ अली वासिफ से। वहां पर डलहौजी से पहले बाहर किताबों के कुछ स्टॉल्स थे, एक जगह पे वासिफ साहब की किताबें लिखी। मैंने उसे कहा जी मुझे कितना डिस्काउंट मिलेगा, उसने कहा 30%। मैंने 1200 रुपए की ईद की शॉपिंग नहीं की, मैंने वो किताबों का पलंदा उठाया, मोटरसाइकिल पे रखा और घर आ गया। क्या झाड़े पड़ी, क्या मेरी क्लास हुई, किस चक्कर में। अच्छा, वो कह रहे थे किस चक्कर में पढ़ गए, क्योंकि ये चक्कर ये था कि ये किताबें जो मैं लेकर आया था, मैं रात गए तक पढ़ता था। अब देखे ना, अब्बा जी उठ के पानी पीने लगे तो 2:30 बजे उठा उठे, दिमाग ठीक है, कितने चक्कर च पे आ गए। और उन किताबों से मुझे एक पूरा गुदाज मिला, मैं उसे कहूँ तो फैज मिला, एक दिल की नरमी मिली, और एक ऐसा उस्ताद जिसको मैं फिजिकली नहीं मिल सका, मेरी मुलाकात उससे नहीं है, लेकिन मैं इंस्पायर हो गया उनके अफकार से, उनके कलाम से। अच्छा, जब भी आप किसी की अच्छी बातें सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आपका दिल करता है इसको जाके मिलें, असल में भी वैसा है कि नहीं है। तो मैं उनको मिल तो नहीं सका, फिर मैंने ढूंढना शुरू किया जो उनसे मिले हुए उनको मिलूं। तो मुझे पता लगा कि वासिफ साहब कलाम किताब से भी ज्यादा बड़े इंसान थे। क्या प्रैक्टिकल इंसान थे, क्या शानदार भाई थे, क्या शानदार दोस्त थे, क्या शानदार उस्ताद थे, क्या उनकी मोहब्बत और एहतराम करने का अंदाज था, क्या सेवा करने का अंदाज था। तो मुझे पता लगा कि जब भी आप साहिब किरदार होते हैं, अल्लाह आपको साहिब इल्म खुद ही बना देता है। ये बड़ा एक कमाल का फार्मूला है कि आप साहिब किरदार हो जाए, इल्म आप पे वैसे ही वारिद हो जाता है। हम इल्म इकट्ठा करते रहते हैं, डिग्रियां इकट्ठी करते हैं, लेकिन किरदार पैदा नहीं करते। शाह साहब, बच्चे माशाल्लाह आपके कितने हैं? मेरे 4 बच्चे हैं जी।
अच्छा, माशाल्लाह। मेरा बड़ा बेटा जो है वो ग्रेड 8 में है, 8वीं क्लास में है, छोटा ग्रेड 5 में है, बेटी 1 क्लास में है, और सबसे छोटा कुछड़ है। लेकिन फिर मैं पंजाबी बोल गया हूँ। कुछड़ उसको कहते हैं, आप मतलब जो गोद में होता है। उर्दू स्पीकिंग गिला करते हैं, ये आपने क्या कह दिया, कुछड़ उसको कहते हैं जो ऐसे करके उठाया जाता है, सही सही, जो यानी मोंडे पे बिठाया जा सकता है, जो ऐसे उठाया जा सकता है, जिसको जो पकड़ के आप ऐसे खेल सकते हैं, सही, उसको किकलियां कर सकते हैं आप। तो ये 4 अल्लाह का करम, अल्लाह ताला ने मुझे मतलब 3 साहबजादे और एक बेटी मुझे अनायत फरमाई। तो मैं ये भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो फादर वाला रोल है। मैं यही पूछना चाह रही हूँ, उनको कैसे टाइम देते? मिसेस के तो बेचारी की उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, आपके साथ कुर्बानियां भी दी, लेकिन बच्चों का जो एलिमेंट है इसको मिस नहीं किया जा सकता। देखिए मैं एक एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजरा हूँ। इब्तदा पे बड़ी कुर्बानी थी, अब भी है। मेरे वालिदैन की, मेरे मिसेस की वालिदैन, उन्होंने बड़ी सपोर्ट की इनको पालने में, इनको नर्चर करने में बड़ा टाइम दिया। अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे इन बुजुर्गों को। इनका रोल मैं कहता हूँ हम इनका देना नहीं दे सकते कि इन्होंने कितना संभाला बच्चों को और कितना सेवा की इन बच्चों की। लेकिन इसके साथ साथ जो कह लीजिए मेरा रोल है, मैं वक्त के साथ साथ मुझे समझ आई कि फैमिली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये जब तक आपको कुछ आप फेस ना करें प्रॉब्लम्स होता है, मतलब आप अचानक सोचते हैं यार ये ते जवान हो गए थे, पूछने भी नहीं मनु, फिर आप अटैच करते हैं, फिर आप रोल मॉडल बनने की बात करते हैं। तो मैं अपने बच्चों का ना ट्रेनर हूँ, ना स्पीकर हूँ, ना मैं लेक्चरार हूँ, ना मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं उनका फादर हूँ, हम्बल सर्वेंट, हम्बल फादर, जो रोज उनके साथ गप लगाता है, जो रोज उनके साथ खेलता है, जो रोज उनके साथ कहीं आइसक्रीम खाने चला जाता है, रोज उनके साथ थोड़ी देर ड्राइव कर लेता है, रोज उनके साथ बैठता है, यानी कि अपने हिस्से का टाइम आप मैं समझता हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आप अपने बच्चों को समझना ना छोड़ें, हम समझाना नहीं छोड़ते। लेक्चर दे के बंदे का पुत्र बन जा, ये बंदे का पुत्र बनाते बनाते बांदर का पुत्र बना लेते हैं। ये बड़ा खतरनाक एक काम है। हम क्यों ना अपने बच्चों को सुने, उनको अंडरस्टैंड करें, उनके जरा उनके ख्वाब देखें, उनको देखें वो कैसे बनते हैं, वो कैसे संवरते हैं, वो कैसे, मतलब मैं अपनी बेटी का फोटोग्राफर बना होता हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं पूरा शूट करता हूँ कि जी कैमरामैन हाजिर है, हुक्म कीजिए। वो आप जब अपने बच्चों की सेवा करते हैं यार, ये उनकी यादें, उनको एक अच्छा माजी दीजिए, कभी यार को याद करें, वो कभी आपकी जिंदगी में, आपके बुढ़ापे पे, आपके जाने के बाद, आपकी कब्र पे खड़े होके वो कहीं यार क्या शफीक बाप था। आपको एक और सुमेरा बड़ी गहरी बात, फिर बड़ी मुश्किल बात है जिसको मैं कहूंगा समझने वाले मेरी उम्र के लोग कॉपियों पे लिख लें। एक बात याद रखिएगा, इंसान की ये बदकिस्मती है, इंसान को बड़ी चीजों की अहमियत बड़ी देर बाद समझ आती है। ये ठंडी मिट्टी की कब्रों पे समझ आता है। मेरा ये दफ्तर है ना, 2 कोठियां छोड़ के कब्रिस्तान है, रजा ब्लॉक का। यार मैं शबरात पे, ईद पे, 9 मुहर्रम को कई दिन आते हैं, मैं लोगों की गाड़ियां देखता हूँ यहाँ रुकी हुई, मैं उनको ऐसे कब्रों पे खड़े देखता हूँ, वो रो रहे होते हैं, फूल खरीद रहे होते हैं। यार कब्र वाली बेबे बात नहीं करती, कब्र वाला अब्बा बात नहीं करता। फिर पता लगता है यार ये कितनी बड़ी बेबे की जो दुआ है, यहाँ अब्बा की जफ्फी क्या होती है, यहाँ मेरा पुत्र, मेरा चन, मेरा शहजादा, तनु अल्लाह जान दे रंगला, ये आवाज कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ये अक्सर जब समझ आती है ना तो ये मिस हो चुकी है, ये गवाच के होते हैं, ये हमने खो दिए होते हैं। फिर हम ना सटपटाते हैं, फिर कोई पासा ढूंढते हैं, कोई कोना ढूंढते हैं, फिर हमें समझ नहीं आती कि यार मैं कहाँ जाऊं। मैं आपको जुमला ये दूसरा दे दूं, दुनिया में बेहतरीन मुर्शिद बाप होता है यार। दुनिया का कोई मखदूम, कोई बाबा, कोई गुरु, कोई उस्ताद, कोई पीर वो दुआ नहीं कर सकता जो बेबे कर सकता, जो अब्बा कर सकता है। हम इनको छोड़ देते हैं, हम इनको भूल जाते हैं, अपनी जिंदगी में गुम हो जाते हैं। और मैंने जितना सुमेरा रियलाइज किया है, मैंने दूसरों की कहानियों से रियलाइज किया। मुझे शुक्र है कि अल्लाह ताला मुझे इस कर्ब से बचाए। शाह साहब, दूसरों की स्टोरियां सुनते सुनते कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए जब आप भी, वो कहते हैं ना, हिल के रह जाता है बंदा। दफा होता है ऐसे। देखिए ना जी, आप मतलब किसी दिल की बुझा के आग वासिफ, मैं अपनी आग में जलता। आप किसी की तो आग बुझा लेते हैं, लेकिन समटाइम आप अपने अंदर वो कर्ब ले लेते हैं। यही बात मैं पूछना हमारा प्रोफेशन बड़ा टफ है, लगता नहीं है। काउंसलिंग का, कोचिंग का, गाइड करने का, देखिए आपके सामने बैठा अपना दुख बयान करता है, अपनी तकलीफ बयान करता है, अपनी अजियत बयान करता है, जो टॉर्चर वो फेस कर रहा होता है बयान करता है। आप उसके जख्मों पे वो लगाते हैं, मरहम लगाते हैं, आप सुनते हैं, समटाइम उसका दुख आप में चला जाता है। शाह साहब, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, मैं आपसे यही शेयर करना चाहूँगी। एक ये जब ज़ैनब वाला वाक़या हुआ था लास्ट ईयर कसूर में, तो वो उसके पेरेंट्स आए, ज़ाहिर उम्रे पे गए हुए थे, तो वो सिर्फ उसी वक्त पहुँचे जब उसका जनाजा होने वाला था। और
मैं उसको कवर करी थी, मेरा को एंकर भी था, तो जब मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे कहा कि सवाल करें, आपके साथ रिपोर्टर लाइन पे है, तो आई कुडंट स्पीक एट दैट टाइम ना। तो आप इसको किस तरह से कवर करते हैं, अपने आप को, लोगों की सारी टेंशनें आप दूर कर देते हैं, तो आप अपने आप को, क्या तरीका है आपके पास ऐसा कि आप अपने आप को खुशहाल रखते हैं, लाइट अपने आप को रखते हैं, हैवी नहीं कर लेते सारी डिप्रेशन से? आपको, मुझे, सहाफी को, कैमरामैन को, पुलिस वाले को, जो कहीं ना कहीं पब्लिक के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उसे समझ जाना चाहिए कि हम लोग हसास हो चुके होते हैं। ऐसा ही है। चंद दिन पहले, हालांकि लोग कहते हैं कि आप सख्त दिल हो जाना चाहिए आपको, लेकिन हसास होते हैं। मैं फनकार की बात करूं, मैं अदीब की बात करूं, मैं शायर की बात करूं, इन कैमरों ने क्या नहीं देखा होगा, कैमरामैन ने क्या नहीं देखा होगा, आपने क्या नहीं देखा होगा, यानी हमें क्या क्या अजियत और क्या क्या तकलीफ देखनी पड़ती है, और फिर उसको डंप करना पड़ता है, अपने अंदर कहीं रखना पड़ता है। मैं तो इसको, मैं बताऊं कि मैं इसको कैसे करता हूं। मैं जाए नमाज बिछा लेता हूं, मैं सजदा करता हूँ, मैं रो लेता हूँ, मैं रब से बात कर देता हूँ, मैं अकेला बैठ लेता हूँ, मैं दुआ करता हूँ। समटाइम किसी की बेबसी देख के आपके पास दुआ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होती। चंद दिन पहले आप जैनब की बात कर रहे थे, चंद दिन पहले जैनब के फादर मुझे मिलने आए हुए थे। मेरी कई दफा उनसे मुलाकात रही। वो उस दिन की जो पिक्चर थी, हमारे यहाँ पर ऑफिशियल जो भी कोई ऐसा प्रोफाइल, कोई भी अहम बंदा होता है, तो हम इसकी पिक्चर लगा के ब्लॉग लिखते, तो मैं ब्लॉग नहीं लिखवा सका। जो हालत आपकी थी, मेरे पास अल्फाज नहीं थे, मेरे पास जुमले नहीं थे। जब आप इस सोसाइटी की तलखियों को जानते हैं, आपको पता लगता है इंसानों में कितने भेड़िए छुपे हुए हैं, कितने सफाक लोग छुपे हुए हैं, कितने कितने ऐसे लोग छुपे हुए हैं जो सोसाइटी को किस तरह से डैमेज कर रहे हैं। तो फिर आप एहतियात पे चले जाते हैं। फिर अगर ईमान ना हो तो मैं कहता हूँ आप इस कर्ब से पागल हो जाए। अगर अल्लाह पे भरोसा ना हो तो आप नॉर्मल नहीं रह सकते। बिल्कुल शाह साहब, हम भी थोड़ा अपने प्रोग्राम को लाइट कर लें, क्योंकि हम भी थोड़ा बहुत ज्यादा जज्बाती हो गए तो चले गए। म्यूजिक पसंद है आपको? आरफाना कलाम पसंद है, अताउल्लाह ईसा खेलवी पसंद है। वाह, सराय की समझ लेते हैं। मैं बड़ा, अल्लाह ने ना मुझे लैंग्वेज की बड़ी समझ दी है। मुझे पुरानी ठेठ पंजाबी जो वारिस शाह की है वो भी समझ आ जाती है। तो हमें कुछ सुनाए ना। यानी मैं सिंगर तो अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, सिंगर तो मैं कभी अताउल्लाह का सुनाए गाना। अब मुझे वो पूरा बाजा चाहिए, कुछ नहीं होता। मैं कैसे वो चेहरा आप समझे बाजा बज रहा है, वो लाले पे सूट करता है। हम लाले के कौन सा गाना पसंद है उनका आपको? मतलब बेशुमार है। वो कमीज तेरी काली तो हमारे बड़ों ने सुना तब, मतलब वो अब देखे ना, उस जमाने में कमीज तेरी काली थी। अब जो है वो मतलब वो चिट्टा जोड़ा आ गया। काला चोला काला चोला नहीं, चिट्टा चोला। काला भी है, उससे पहले काला चोला, अब चिट्टा चोला हो गया। चिट्टा चोला हो गया। यानी ये जमाने में देखें ये सारी तब्दीलियां। आरिफाना कलाम में किसको सुनते हैं? आबिदा परवीन। जबरदस्त। कोई भी हो, ए.आर. रहमान मुझे बड़ा पसंद है। क्या बात है। अरिजीत सिंह मुझे बड़ा पसंद है। जबरदस्त। यानी मैं समझता हूँ जो म्यूजिक होता है, आर्ट होता है, लिटरेचर होता है, उसका कोई बॉर्डर नहीं होता। ये जुमला बड़ा अहम है, ये बॉर्डरलेस होता है। एग्जैक्टली। यार ए.आर. रहमान की क्या म्यूजिक्स हैं, क्या है। कमाल वो म्यूजिक देता है, और क्या उसकी आर्ट मूवीज हैं। जबरदस्त। मतलब मैं कई ऐसी मूवीज हैं जो ए.आर. रहमान की म्यूजिक दी हुई है, वो मूवीज फ्लॉप है, मैं उनकी म्यूजिक्स को सुनता हूं। म्यूजिक कमाल है उनका। कमाल है। बिल्कुल। सफर में जाते हुए भी म्यूजिक सुनते हैं? अच्छा, अब लाउड म्यूजिक सुनना पसंद है या वो आते पीछे रह गए? मैं कड़ा नचना ना मैं गाने सुनने, मैं म्यूजिक के साथ मेरा तो रूह का नाता है। आपके अंदर गुदास अगर आए, आपकी आंखों में नमी आए, मैं कहता हूँ जी वो गाना जो आपको हकीकत से जोड़ दे, जो रियलिटी से जोड़े, जो लाइफ से जोड़े, वही म्यूजिक है। मैं म्यूजिक को, शोर को म्यूजिक नहीं मानता। जो रिदम है उसमें शोर नहीं होता। जिस यहाँ रिदम आउट हो जाता है, ठीक है। मैं एक दफा ना बड़ा तो ओपन एयर वहां पर वो खाना शाना मिलता है, दौर में ही फिरोजपुर रोड पे कुछ जगह। तो मैं शाम को, कभी पुरानी बात, अपने बच्चों के साथ बैठा हुआ, तो वो म्यूजिशियन ने, गाने वाले ने गाना और तबले वाले ने तबला और हारमोनियम वाले ने, तो मैंने बुला लिया मैनेजर को। मैं कहना था इलाज क्यों नहीं कराते? उसकी वजह क्या है यार, मैं म्यूजिक को जानता हूँ, मैं फन को जानता हूँ यार। मैं फनकारों की बड़ी इज्जत करता हूँ। ईमानदारी वाली बात बताऊं, कोई मतलब कोई मजा वाला है, कोई लिखने वाला है, उसका फन है। मैं कौन होता हूँ उसको तनकीद करूं, मैं उसको बुरा समझूं? किसी का कोई फन, मैं उसका कदरदान हो जाता हूँ। ये मेरे से मोहब्बत भी इसलिए करते हैं। वो पुराने सारे उस्ताद अमानुल्लाह साहब, ये सारे मेरी मोहब्बत थी इनसे। अब भी मतलब मेरी बड़ी मोहब्बत है हनील बेला से, मैं उसका बड़ा कदरदान। मैं कहता हूँ कि हनील बेला यार क्या कमाल इंसान है। ये लैक्सोटनल की गोली से बेहतर है यार। जिसको कम से कम आप देख के, जिसके प्रोग्राम को देख के आप मुस्कुराते हैं, आपके ब्रेन के केमिकल्स निकलते हैं, आप खुश रहते हैं। अच्छा शाह साहब, जो वाकयात लोग आप लेकर आते हैं, जो उनकी जिंदगी में जो भी हादसात हुए होते हैं, तो जब तक कोई हादसा हमारे साथ ना हो, हम उसको उस तरह से फील नहीं कर सकते। तो अल्लाह माफ करे, आपकी जिंदगी में तो वो सारे हादसात अब नहीं हुए, तो आप उसको किस तरह से तारी करते हैं? अच्छा देखें, दरअसल
लाजिम नहीं है कि दिल का ऑपरेशन करने वाला पहले दिल का ऑपरेशन करा के आए तो ऑपरेशन कर सके। उसकी एक्सपर्टीज है, उसका वो काम है, उसका वो एक पूरा आर्ट है उसके पास। इस तरह काउंसलर या कोई कोच या गाइड करने वाला उसका एक रोल है, उसका रोल है, उसके अपने जिंदगी के तजुर्बात भी हैं, उसके अपने मुशाहिदात भी हैं, लेकिन उसकी लर्निंग है, वो लर्निंग को शेयर करता है। अच्छा, आपको काउंसलिंग का एक बड़ा बेसिक प्रिंसिपल भी बताऊं। काउंसलिंग अच्छा लिसनर कर सकता है। बिल्कुल। हमें क्योंकि लोगों ने वीडियोस में सुना होता है, अब मेरी वीडियो में कोई ऐसा तो नहीं सुमेरा हो सकता कि मेरी वीडियो आए मैं चुप करके बैठ जाऊं और 20 मिनट बाद खत्म हो जाए। उसमें तो ऑब्वियसली मेरा लेक्चर है। लोग समझते हैं कि शाह साहब सिर्फ बोलते हैं। मैं एज कोच, एज ट्रेनर, एज स्पीकर या एक मेंटोर के तौर पे मैं बड़ा अच्छा लिसनर हूँ। मैं तादेर बैठ के चुप करके बकवास सुनता हूँ। मेरा बड़ा स्टैमिना है, क्योंकि काउंसलिंग का प्रिंसिपल ये है कि अगर आप किसी को सुन लेते हैं, उसको वेंट आउट करने में मदद करते हैं, वो कम से कम अपना आप निकाल लेता है, उसका कैथारसिस हो जाता है। 70% काउंसलिंग सुनना है। अगर आप किसी को सुनते हैं, उसकी तकलीफ दूर हो जाती है। और आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, इसमें इंडिया ने 8 मूवीज भी बनाई हुई हैं जी जी, कि इस माशरे में सुनने वाले कोई नहीं, दसने वाले बहुत हो गए। बिल्कुल। आप देखें ना, मोबाइल निकालने अपना ढेर नसीहतों का सुबह से शाम हाँ तक। जी, हाँ जी। हर जुमे के खुतबे में नसीहत हो रही है, हर बंदा नसीहत कर रहा है, हर बंदा बताई जा रहा है। वो एक लतीफा बना हुआ है कि एक अरबी यहाँ पर आ गया, कई साल रहा, जाने लगा, तो उन्होंने कहा जी व्हाट यू से अबाउट योर नेशन, इस कौम के बारे में क्या कहेंगे? उसने कहा कुल्लू तबीबुन या कुल्लू खबीसुन। ये यार, यहाँ तो सारे डॉक्टर हैं जो बताई फिरते हैं गोलियां खा लो, दवाइयां खा लो, और यहाँ फिर ये दाल लगा लेते हैं। तो गुजारिश ये है कि हमें मानना पड़ेगा, ये कैथारसिस एक अमल है। ये आप इशफाक साहब के जुमले के साथ इसको खत्म करते हैं। वो कहा करते थे हर बंदे को कंधा चाहिए, यहाँ पे सर रख के रो ले, यहाँ पे अपना वो कम से कम कैथारसिस कर दे, यहाँ पे बोझ हल्का। यानी कि आपका ये मानना है कि बोलने से बेहतर है कि आप उसको सुन लें, आप उसको सुन लेंगे, डायरी लिख लें, उनका कैथारसिस हो जाता है। वो रिकॉर्ड कर लें अपनी बातचीत को, दोबारा सुने, उनका कैथारसिस हो जाता है। सही है। खाने पीने में कैसे क्या पसंद है, और इतनी बिजी स्केड्यूल में खाना पीना कैसे मैनेज करते हैं? अच्छा देखें, मैं अपने खानों में लोगों को शामिल कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ ये अकेले बैठ के खाने से बेहतर है लंच टाइम में जेड़ा मौजूद है आके खा लो। अच्छा, मुझे दाल घर का खाना आता है, खाना हमारे मजे के बाद यहीं से खाना पकता है। ओके, समटाइम यहीं से पक के घर चला जाता है, समटाइम घर से पक के यहाँ आ जाता है। ये प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन हम लोग वो बड़ा ऑर्गेनिक सादा सी चीजें, दाल चावल, दाल रोटी। या आज मतलब मिसाल है, इन्होंने बनाया होगा तो आलू की टिक्कियां बनाई होंगी चावलों के साथ, सादा सादा चीजें। तो मैं कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि फनकार हूँ, फन है ना मेरा भी, तो मुझे भी कीमा करेला पसंद है। मुझे भी कह लीजिए गानों वालों की तरह। भाभी कुकिंग करती है, पसंद है आपको उनके हाथ की कुकिंग? शुरू से मैंने कभी खाना नहीं छोड़ा। अच्छा, हमेशा जो पकाया खाया मैंने। बिल्कुल सही। चले कासिफ शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपका टाइम भी बहुत प्रेशियस है, आपने हमें वक्त दिया अपने इतने बिजी स्केड्यूल से। अल्लाह ताला आपको और जिंदगी दे, सेहत दे और इज्जत भी दे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। कासिम अली शाह साहब की ज़िंदगी के कुछ पहलू हमने आपके सामने बयान करने की कोशिश की है।